अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और हमारे साथ आज जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा दें। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, संदीप जी का भी स्वागत करते हैं। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला जानेंगे आशीष चतुर्वेदी से। अगले हफ्ते बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर रहेगी बताएंगे हमें मानसी। सृष्टि शर्मा से जानेंगे एयरलाइन कंपनियों को इस साल कितना भारी घाटा होने का अनुमान है। कैसे रहेंगे एसीसी के नतीजे बताएंगी मानसी। और देवांशी से जानेंगे आईसीआई से प्रूडेंशियल के लिए मार्च तिमाही कैसी रह सकती है, और क्यों सिटी बैंक ने भारत समेत 13 देशों से कंज्यूमर कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। तमाम खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए था और बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। फार्मा, पावर, आईटी शेयर, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर आज खरीदारी दिखी। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बढ़त के साथ आज कारोबार होता हुआ नजर आया। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में तेजी कायम रही। हालांकि बैंकिंग, रियल्टी शेयरों पर आज था दबाव। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 28 अंक की बढ़त के साथ 48,832 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 36 अंक की मजबूती के साथ 14,618 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 135 अंक की कमजोरी के साथ 32,000 के नीचे जाकर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईज की तरफ से क्या डेटा आज देखने को मिला। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 438 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 658 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की है। तो आज के बाजार पर क्या राय है, कैसा रहा आज का दिन खास तौर पर, अब देखते हैं एडिटर्स टेक में और समझते हैं अनिल जी से। दुनिया भर के बाजारों की मजबूती भारतीय बाजारों के आज भी काम आती दिखी, और अमेरिकी बाजारों में डाउ ने बनाया नया रिकॉर्ड और S&P लगातार 11वें दिन तेजी के साथ नए रिकॉर्ड बनाकर बंद होता दिखा। उसका असर भारतीय बाजारों पर दिखा। तो पहला बड़ा ट्रिगर तेजी का आज वो था। दूसरा ट्रिगर एफआईआईज की लौटती हुई खरीदारी। ये दो बड़े कारण थे जिनके चलते भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी दिन अच्छी शुरुआत बाजारों की होती हुई दिखी है। उसके बाद दिन भर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे और काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर बढ़े भी। आखिर का आधा पौन घंटा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और क्लोजिंग उतनी मजबूत नहीं मिली जितनी आप सोच रहे होंगे। शायद फिर भी निफ्टी पर 14,600 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी कही जाएगी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी जो मजबूती दिखा रहा था, आज वो मजबूती गायब होती दिखी। और इसकी वजह ये कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़कर आ रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा केसेज, और वीकेंड पर लोगों को डर ये है कि पता नहीं क्या कुछ और ख़राब खबर सुनने को मिल जाए, तो थोड़ा बेहतर है पोजीशन हल्की कर ली जाए। तो आखिरी मिनटों में थोड़ी सी तेजी की पोजीशन हल्की होती दिखी, प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, जिससे बैंक निफ्टी हल्का सा 32,000 के नीचे मामूली नुकसान के साथ बंद होता दिखा। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी था, और खासतौर से फार्मा शेयरों में जो तेजी की रफ्तार बनी हुई है वो ज़बरदस्त दिखी। आईटी शेयर 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद विप्रो के दमदार नतीजों के दम पर आज फिर से एक्शन में आ गए। तो डिफेंसिव शेयरों के लिए अच्छा दिन था। वहीं बैंक्स, एनबीएफसी के लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला मुश्किल भरा दिन। ऑटो शेयरों में भी, स्पेशली 2 व्हीलर शेयरों ने भी आज रफ्तार पकड़ी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मिला जुला कारोबार था। दोनों ही तरफ आपको ट्रेडिंग के मौके मिले। 14,700 के बेहद करीब निफ्टी पहुँचता हुआ भी दिखा। 14,550 नीचे का लो था। 14,625 के आसपास, यानी कि बीचों बीच बंद होता हुआ दिखा। और वही हाल बैंक निफ्टी का भी आपको नजर आया, 32,000 के आसपास थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हफ्ते का अंत बाजारों ने थोड़ा सा सुस्ती, सावधानी और सतर्कता के साथ किया है, लेकिन ट्रेंड जो तेजी का पिछले 3 दिनों में बना है वो बरकरार था। अब अगले हफ्ते बाजार के लिए अहम संकेत क्या रहेंगे समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज किन सेक्टर्स में था दमदार एक्शन, कहां पर देखने को मिली सुस्ती, जरा और डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, जरा बताएं खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन आज। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में थोड़ा सा चौपी सेशन देखने को मिला। बाजार दिन के दौरान काफ़ी बार लाल से हरे निशान के बीच में आया, लेकिन अंत में अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 30 से 35 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया पूरे बाजार में। करीब 135 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो फार्मा स्टॉक्स में एक्शन दोबारा लौटते हुए नजर आया। हेस्टर बायोसाइंसेज, स्ट्राइड्स फार्मा, ग्लेनमार्क, ग्लैंड फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दिन के दौरान काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिला।
मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत तेज़ है, लगातार तेज़ी देखी जा रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो आज एल्यूमिनियम फोकस्ड कंपनीज है, यहाँ पर एक बढ़िया उछाल देखने को मिला। हिंडाल्को देखिए दिन के दौरान 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। नाल्को के दौरान बढ़िया स्पाइक देखने को मिला, हालांकि ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता, इन दोनों स्टॉक्स में भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। देखिए आज IMD ने फोरकास्ट किया कि मानसून सामान्य से बढ़िया देखने को मिलेगा, जिसके चलते देखिए ट्रैक्टर बेस्ड कंपनीज जो है एस्कॉट्स, M&M, GSFC, दीपक फर्टिलाइजर, रैलिस इंडिया में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और IT स्टॉक्स में विप्रो पर नजर डालिए, अच्छे नतीजे थे, अनुमान से बढ़िया नतीजे थे, इसका एक असर देखने को मिला। कोफोर्ज, न्यूजन, इक्लक्स, यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में भी जो तेजी है वो लौटती हुई नजर आई। टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। अशोक लेलैंड में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और मारुति, यहाँ पर जो कीमतें हैं करीब 1.5% तक बढ़ाई गई हैं, आज से ये कीमतें लागू हो गई, इसका एक असर देखने को मिला। हालांकि दिन के दौरान अगर आप देखें तो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा। बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, पूरे बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। और आज भी अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं यहाँ पर आपको अंडर परफॉर्मेंस साफ नजर आया। बंधन बैंक, RBL बैंक, गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा PSU, दिग्गज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाल निशान में बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अगर आप देखें तो गिरावट ही देखने को मिली। और सिमिलर परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो NBFC स्टॉक्स में भी नजर आया। दिग्गज बजाज फाइनेंस, यहाँ पर गिरावट रही। M&M फाइनेंस, लगातार गिरावट स्टॉक में देखी जा रही है। और जीवन और L&T फाइनेंस, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो बैंकिंग और NBFC, सिर्फ यही दो सेक्टर ऐसे रहे जहाँ पर पूरे बाजार को एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन अधिकतर सेक्टर्स में आज खरीदारी रही। चलिए आज के खास एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्या बाजार की नजर अभी भी कोविड के नंबर्स पर है या फिर बाजार को अब कोरोना की आदत सी हो गई है और नतीजों पर बाजार ज्यादा अब निर्भर कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसे कोरोना की तो आदत नहीं हुई है मार्केट को। लास्ट टाइम जो हुआ था उससे बहुत ज़्यादा भयावह है सिचुएशन। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और तो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉशियस रहने का वैसे समय है। बट येस, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, पॉजिटिव डेटा फ्रॉम FIIs, इन्होंने हेल्प किया। फिर आज जो अच्छा मॉनसून का जो फोरकास्ट आया उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। फिर आज रूपी भी स्ट्रांग था। सो ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स, IT, जो भी इंडेक्स में जो हैवी वेट्स हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और BFSI सेगमेंट में B को छोड़कर, जो कि बैंकिंग के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि CDSL है या ब्रोकिंग स्टॉक्स है या इंश्योरेंस के, जैसे कि आज इंश्योरेंस के स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे थे। और जी बिजनेस की भी एक्सक्लूसिव न्यूज थी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर। सो ओवरऑल मुझे लगता है कॉशियसली सेक्टर स्पेसिफिक काम करना है। स्टॉक्स चलेंगे ऐसा नहीं। और आज कैश मार्केट में काफी अच्छा माहौल बना हुआ था। दो ब्रॉडर मार्केट्स करेक्ट होके ऑलमोस्ट एवरेज थोड़ा ऊपर का जरूर आया है, बट ऑलमोस्ट नेगेटिव ही हो जाते लास्ट के आधे घंटे में। बट ओवरऑल टाइम टू बी कॉशियस, बट यस वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। तो कॉशियस और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखने की सलाह संदीप जी की। संदीप जी, अब सोमवार के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? बिल्कुल, जो पहला स्टॉक है वो इंट्राडे FNO का जो पिक है वो ICICI GI, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव न्यूज भी थी आज। तो चार्ट्स पे बहुत बढ़िया हो गया और आगे भी आने वाले दिनों में लगता है कि जिस तरीके से लेवल्स है बहुत अट्रैक्टिव है। तो 1402 का स्टॉप लॉस लगा है, 1440 और 1450 ये दो टारगेट्स के लिए इंट्राडे FNO का ट्रेड है ये। दूसरा, जैसा कि फार्मा पे मैं पिछले वीक भी काफी एग्रेसिवली स्टॉक्स रेकमेंड करके गया था, तो आज भी जो इंट्राडे कैश की पिक के तौर पे मैंने यूफिक बायोसाइंस, जो ऑलरेडी मेरा एक जेम स्टॉक भी है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स पे वापस से अभी अवेलेबल है। एक बार ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन आता है तो 113 के लेवल्स पे 118, 120 के टारगेट के लिए लिया जाए और 110 का स्टॉप लॉस लगाए। सो इंट्राडे कैश की पिक तो हो गई यूफिक। और अगर पोजिशनल पिक के तौर पे अगर लेना चाहें तो वो है एलेम्बिक फार्मा। वो भी एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। कहीं ना कहीं जो दूसरे फार्मा स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म किए उसके सामने ये थोड़ा सा कंसोलिडेटेड स्टॉक मिल रहा है मुझे। तो पोजिशनल पिक के तौर पे एलेम्बिक फार्मा को 1001 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, आज लास्ट बंद हुआ है 1090 के टारगेट के लिए और 960 का स्टॉप लॉस लगा।
बिल्कुल। तो इंट्राडे एफएनओ से आईसीआईसीआई जीआई में खरीदारी की सलाह संदीप जी की, और इंट्राडे कैश से यूफिक बायोसाइंस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू एलेम्बिक फार्मा में रखने की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले जब बाजार अगले हफ्ते खुलेगा तो किन अहम इवेंट्स पर बाजार की भी नजर रहेगी, समझना जरूरी है। मानसी हमारे साथ है, बताइए मानसी, अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कई सारे नतीजे भी हैं और ट्रिगर्स भी ढेर सारे हैं जिस पर फोकस रहेगा। निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई बैंक जैसे नंबर्स पर नजर रहेगी। वहीं एफएनओ स्पेस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसीसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंडस टावर, एमएनएम फाइनेंस जैसे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। ट्रिगर्स 19 अप्रैल के दिन मैक्रोटेक डेवलपर्स की लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 483 से 486 तय किया गया है। 20 अप्रैल सेंट्रल बैंक पर नजर रखिएगा। सरकार को जारी इक्विटी शेयरों के इक्विटी इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक होने वाली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर फोकस इस हिसाब से रहेगा। इसके अलावा 21 अप्रैल की अगर बात करें, रामनवमी पर भारतीय बाजार इस दिन बंद रहेंगे। 22 अप्रैल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो है ही, साथ ही मुथूट फाइनेंस 20 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। है प्रभात डेयरी पर इस दिन नजर होगी। डीलिस्टिंग के चलते 22 अप्रैल शेयर में ट्रेडिंग का आखिरी दिन होगा। आईएफसीआई लिमिटेड इसकी एजीएम होती हुई दिखेगी। वहीं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लाइमेट समिट के लिए आमंत्रित किया है और 22 अप्रैल के दिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये समिट होता हुआ दिखेगा। 22 और 23 अप्रैल 2 दिन का ये इवेंट होगा। एंजल ब्रोकिंग पर नजर रखिए। तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। ऐलान होने पर 30 अप्रैल जो है उसे रिकॉर्ड डेट तय किया जाएगा। बोर्ड बैठक जो है 22 अप्रैल को होने वाली है। 23 अप्रैल के दिन मुथूट फाइनेंस 20 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की ये रिकॉर्ड डेट होगी। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रहेगी। तो अगले हफ्ते के अहम इवेंट्स मानसी से हमने समझ लिया, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मार्च तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे? देवांशी के पास है पूरी रिपोर्ट, समझते। देवांशी जरा बताइए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आंकड़े इस तिमाही में काफ़ी मजबूत रह सकते हैं। मुनाफे के नंबर्स में आप देखेंगे 60% से ज़्यादा की बढ़त, लेकिन वो इसलिए भी होगा क्योंकि पिछले साल इनके मुनाफे में गिरावट देखने मिली थी, तो लो बेस के चलते इस बार आपको ज़्यादा बढ़त देखने मिल सकती है। तिमाही आधार पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा इनकी जो नेट प्रीमियम इनकम है वहाँ पर भी हम देखेंगे करीब 14 से 15% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो इस बार स्थिर रहने का अनुमान है, और दूसरी तरफ इनके जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन हैं वो इस बार थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन देखना होगा कि इस बार इनकी जो कमेंट्री है क्लेम और सेटलमेंट को लेके किस तरह से रहती है। फिलहाल जो मांग है वो कितनी बड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, टियर 2 टियर 3 से कितनी ज़्यादा मांग आती हुई दिख रही है, और इसके अलावा जो रिन्यूअल प्रीमियम्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पहली बार जो इंश्योरेंस लेते हैं तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स कितने बढ़ रहे हैं, इन सब पर नज़र रहेगी। लेकिन कुल मिला के जो नंबर्स हैं इस तिमाही में थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। संदीप जी, आईसीआईसीआई प्रू पर आपकी राय, कुछ पोजीशन रखी जा सकती है नतीजों से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए एक वैसे बहुत चहेता सेक्टर है मेरा ये, जो मैं बीएफएसआई की जब बात कर रहा था तो एफएसआई में इंश्योरेंस सेक्टर, और मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तो दिया ही है, वैसे आईसीआईसीआई प्रू मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, और जहां पे भी डिप्स आए लेने की कोशिश करनी चाहिए। और एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू तीनों बहुत बढ़िया लगते हैं, और एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, तो ये पूरा सेक्टर काफी सुर्खियों में रहेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। सो सर्टेनली इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन सेक्टर। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू में खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें आप खरीदारी की सोच सकते हैं। संदीप जी की राय। आगे बढ़ते हैं, शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से। सर, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे? सौदी जी नमस्ते। तो पहले तो ये बता दें कि अडानी पोर्ट्स का जो कॉल पहले दिया था 3 दिन पहले, उसका टारगेट हो गया है, और कल हमने जो महिंद्रा का दिया था उसका भी टारगेट हो गया है, और अपने बाटा कर लिया था उसका स्टॉप लॉस आप ध्यान रखना, ट्रेलिंग रखना, ऊपर बढ़ाते रहना। तो आज मैं 2 स्टॉक लेकर आया हूँ, एक तो सन फार्मा और दूसरा है एसआरएफ, केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो सन फार्मा में आज करीब 1.5% की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ पे मेरा सजेशन है कि 650 की कॉल अप्रैल महीने की ली जा सकती है। 15 रुपये 50 पैसे पे आज का क्लोजिंग था, वहां पर स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए का, और टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए का। दूसरी तरफ एसआरएफ भी 6127 पे बंद हुआ है, करीब 2% ऊपर।
ये आप कॉल ले सकते हैं अप्रैल महीने की 6,200 स्ट्राइक प्राइस की, ये 131 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 100 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 175। ये बता दें कि ये दोनों ही स्टॉक बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ ये ट्रेडिंग कॉल है ऑप्शंस की, ध्यान रखिए ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस न हो और टारगेट नहीं हो तो भी इसको 4 दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड न करें, ये एडवाइस, और स्टॉप लॉस को ऊपर लगातार बढ़ाते रहिए जिससे कि आपको लॉस नहीं हो। धन्यवाद, जय हिंद। सोमवार को बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए क्या अहम संकेत होंगे, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 50 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि उम्मीद यह है कि अमेरिका में जो मजबूती का और तेजी का माहौल बना है वो हफ्ते के आखिरी दिन भी रहना चाहिए। तो देखेंगे अमेरिका में कैसा कारोबार होता है और सोमवार को सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स किस हालात में हमें मिलते हैं वो तो भारतीय बाजारों की ओपनिंग तय करेगा। लेकिन इसके साथ ही 2 और आंकड़े अहमियत वाले होंगे। पहला, कोरोना को लेकर किस तरह के अपडेट्स नजर आते हैं, मामले कम ज़्यादा कैसे होते हैं, प्रतिबंध या लॉकडाउन कम ज़्यादा होते हैं, किस तरह की खबरें आती हैं, उन पर भारतीय बाजारों का अपना रिएक्शन होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा एक और होगा कि आज के सेशन में जहां मिला जुला सा कारोबार था, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, निचले स्तरों से बाजार मजबूत भी थे, तो ओवरऑल एफआईज की एक्टिविटी किस तरफ रहती है, तेजी की या मंदी की, खरीदारी की या बिकवाल की, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन 3 फैक्टर्स के दम पर हम सोमवार को ट्रेड में उतरेंगे और साथ ही HDFC बैंक के रिजल्ट भी आपके लिए होंगे जो कि बैंकिंग शेयरों पर अपना असर डालेंगे। जहां तक रेंज का लेवल का सवाल है, निफ्टी के लिए 14,500 14,550 तुरंत सपोर्ट के तौर पर आप देख के चल सकते हैं। इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा और ऊपरी स्तर पर 14,675 से 14,750 वो रेंज होगी जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 32,000 से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, तो 31,700 31,800 तुरंत सपोर्ट है, 300 पॉइंट नीचे ये होल्ड होना चाहिए। इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा और 32,300 32,450 ये आपके लिए ऊपर की रेंज है जहां पर थोड़ी सी रुकावट आपको देखने को मिल सकती है और उसके ऊपर और तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख सकती है। तो उम्मीद कर सकते हैं सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में अगले हफ्ते ज़्यादा देखने को मिलेगा। नतीजों का सीजन पूरे जोर शोर पर होगा तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस बनाए रखें। तो अगले हफ्ते बाजार पर स्ट्रैटेजी जान ली, अब सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी समझते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर बनाएं? बिल्कुल, देखिए वैसे अगर हमने इस हफ्ते में देखा तो जितनी भी एक्टिविटी थी वो मेटल्स कमोडिटीज में थी और इस हफ्ते में अगर आप इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस देखेंगे तो वहां पे भी हमने अच्छी तेजी देखी थी। हमें लगता है तेजी बरकरार रहेगी और इसी वजह से लगता है कि ONGC जो है उसे बाय करके चल सकते हैं। तो ONGC के 112 रुपए के कॉल ऑप्शन बाय करें जो 1 रुपए से लेकर 1.25 रुपए के अंदर अवेलेबल है और वहां पे हम टारगेट रखेंगे 4 रुपए का और स्टॉप लॉस रखेंगे 40 पैसे का। हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद इस मंथ एंड में एक बार 18-19 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ONGC की कॉल ऑप्शंस खरीदने की राय रहेगी। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब संदीप जी आपके पास आ रहे एक बार फिर से लॉन्ग टर्म पिक कौन सी देने वाले हैं आज आप? बिल्कुल, पिछले वीक की जो लॉन्ग टर्म पिक थी वो उसी हफ्ते में टारगेट अचीव करते हुए दिखी थी, वो थी RPG लाइफ साइंसेज। तो उसकी अपार सफलता के बाद एक जो इस बार जो मैं लाया हूं वो है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और अलग ही टाइप का काम है और एक तरीके से मान लीजिए कि इंडिया में पायनियर है, 1991 से कार्यरत है और एक कोडिंग और मार्किंग मशीन्स बनाती है जो हम बार कोड्स देखते हैं, बैच कोड्स देखते हैं प्रोडक्ट्स में कंपनीज की। तो वो ये कंपनी उन टाइप की मशीन्स बनाती है और ऑलमोस्ट FMCG, पर्सनल केयर सेगमेंट, सीमेंट, प्लाईवुड, सारी सेगमेंट्स को ये सारी इंडस्ट्रीज को ये कैटर करती है। तो कंट्रोल प्रिंट एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और फर्स्ट कोडिंग मशीन्स बनाने वाली पहली कंपनी है इंडिया की, मतलब जर्मन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। और द कंपनी इज द ओनली मैन्युफैक्चरर जो कि कोडिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, पूरी लोकली मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स। सो बहुत बढ़िया क्वालिटी कंपनी, एक पुरानी कंपनी, अच्छे वैल्यूएशन पे आ रही है। 15-16 के पी मल्टीपल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 19-20 के लगभग, डिविडेंड यील्ड इज फैंटास्टिक 3.33%, so which is very encouraging. Debts almost zero debt कंपनी है, सिर्फ 6-7 करोड़ का डेट है। तो ओवरऑल प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल में भी सस्ती, पी मल्टीपल में भी सस्ती, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत बढ़िया कंपनी के 15% के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पे कंपनी अपना माल बेचती है। एंड दिसंबर के क्वार्टर्स भी बहुत बढ़िया रहे। ओवरऑल
मार्च का और जून के क्वार्टर के बाद सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में बहुत बढ़िया रिकवरी है और उम्मीद है कि मार्च का क्वार्टर भी और बढ़िया आने वाले मार्च 21 का। सो इन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए और एफआईआईज ने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले क्वार्टर में मार्च 21 का अगर क्वार्टर देखें तो स्टेक बढ़ाई है। सो ओवरऑल वेरी फैंटास्टिक स्टॉक, अवेलेबल एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और आराम से 290 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। कंट्रोल प्रिंट में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह संदीप जी की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आज आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। सोमवार को फिर से मुलाकात होगी बाजार आज और कल में, और सोमवार को सुबह 7 बजे से बाजार का लाइव एक्शन आप देख सकते हैं जी बिजनेस पर।